आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है इसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आप एक बार हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है आनुवंशिक गुण क्या है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर, जीवों में पाए जाने वाले वे गुण जो जनक से उसके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है उसे आनुवंशिक गुण कहते हैं। इस चीज को आप समझिए। आप देखे होंगे आपके गांव में, आपके शहर में या फिर आपके आस पड़ोस आप जहां पर रहते हैं, आपको एक चीज आपने नोटिस कभी क्या होगा, क्या चीज, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिएगा। कोई एक परिवार है, मान लीजिए उसमें क्या है, नाटा आदमी है, कोई भी एक आदमी है जो नाटा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि उस परिवार में जो भी होगा ना उसका पूरा वंशज, उसका पूरा पीढ़ी क्या होता है, नाटा नाटा ही होता है। हाँ, भले ही एक दो लंबा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो नाटा फैमिली है, मान के चलिए क्या नाटा है, मतलब बौना आदमी है, ठीक है, नाटा। ये जो नाटा फैमिली है, आप देखिएगा इसके घर में जितना भी आदमी होगा ना सारा का सारा नाटा ही होगा। इसके दादाजी नाटा, इसके पिताजी नाटा, इसके चाचा नाटा, इसके जेठा जो भी है, मतलब बड़े पापा जो भी है, ठीक है, सारा का सारा क्या होता है, नाटा ही होता है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, भले एक दो लंबा आपका निकल जाता है, तो ये क्या होता है, एक गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। आप कभी भी देखे होंगे, मान लीजिए कोई फैमिली है, कोई परिवार है, अगर उस परिवार में क्या है, लंबा आदमी है, तो आप देखिएगा कि उस परिवार में अधिकतर क्या होता है, लंबा लंबा ही आदमी होता है। आप इस प्रकार से भी देखे होंगे, मान लीजिए कोई परिवार है और उसमें एक बहरा है, ठीक है, मतलब उसका खानदान ये है कि वो बहरा टाइप का है। ऐसे जो बहरा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन मान के चलिए वो बहरा फैमिली है, मतलब उसमें बहरा बहरा है, तो आप देखिएगा कि उसमें जितना भी होगा ना, उसका बेटा, उसका चाचा, उसका मामा जो भी है, मतलब उसके फैमिली का, तो वो क्या होगा, वो भी बहरा ही होता है। एक्चुअल में देखिएगा उन लोगों को थोड़ा जोर से बोलिएगा तभी उन लोगों को सुनाई देता है। तो ये जो गुण होता है ना, ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। मतलब जो भी, मतलब बाप है, बाप से बेटा में आएगा, उस बेटा का मतलब उसका जो बेटा होगा उसमें आएगा, फिर उसके बेटे में आएगा, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, और इसी गुण को हम लोग आनुवंशिक गुण बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1 नंबर के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा गया है, तो मेंडल को। मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, यानी जो पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है, आनुवंशिकता संबंध में मेंडल के योगदान को लिखें। अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी आपको यही आंसर लिखना है, अथवा मेंडल के प्रयोग को लिखें। अगर मेंडल के प्रयोग को लिखें, मतलब इस टाइप का प्रश्न आता है तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। अथवा देखिए आगे क्या है, अथवा देखिए लिखा हुआ है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तब भी आपको यही आंसर लिखना है। देखिए अगला क्या है कि अथवा देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 क्वेश्चंस का एक ही आंसर होने वाला है, इसलिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आंसर में चलते हैं और समझते हैं इसके आंसर को। आंसर को देखने से पहले आप सबसे पहले समझिए कि परागन क्या होता है, ठीक है। ऐसे में परागन को जनन चैप्टर में बता दिया था, लेकिन मैं यहां पर आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए ध्यान से, ये जो आपका पराग कोश है, ये जो पराग कोश आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपका होता है परागकण। क्या होता है, परागकण। और ये परागकण जब इस वर्तिकाग्र पर आ जाता है, ये जो वर्तिकाग्र आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वर्तिकाग्र, मतलब ये जो परागकण है जब इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं परागन। क्या कहेंगे, परागन कहेंगे। देखिए लिखा है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो इस प्रक्रिया को परागन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। बात समझ में आया, इसी प्रक्रिया को हम लोग परागन कहेंगे। और परागन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन।
खैर उससे हमको मतलब नहीं है। तो परागण के बारे में आप समझ गए। तो चलिए अब हम लोग मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि परागण क्या होता है, क्योंकि हम लोग आगे परागण का यूज करेंगे। और वर्तिकाग्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये जो पुष्प है यहाँ पर क्या है, ये हमारा वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट को समझेंगे, देखिए एक्चुअल में हर फूल में वर्तिकाग्र होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, परागण वर्तिकाग्र समझ गए। चलिए अब मेंडल के प्रयोग को देखते हैं। ठीक है, देखिए आनुवंशिक गुणों के संबंध में मेंडल का योगदान अहम है। मतलब ये जो आनुवंशिक गुण है, इसका जो प्रतिपादन है, इसके जो जनक है, इसके जो फादर है, कौन है, तो मेंडल है। इसलिए जो मेंडल जी का जो योगदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मेंडल ने मटर के 2 पौधे लिए। मेंडल ने क्या किए, मटर के 2 पौधे लिए। उन्होंने मटर का एक बोना पौधा लिया, जिसे देखिए दोनों छोटा हाथ का टी है, यानी कि स्मॉल टी टी, ये भी स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी टी से दिखाया। तथा मटर का एक लंबा पौधा लिया, जिसे कैपिटल टी, मतलब कैपिटल टी से दिखाया। समझ में आया। मेंडल जी ने क्या किए, मटर के 2 पौधे लिए, एक बोना पौधा लिया जिसे स्मॉल टी से दिखाया, और एक मटर का लंबा पौधा लिया जिसे कैपिटल टी से दिखाया। मेंडल ने मटर के लंबे पौधे तथा बोने पौधे के बीच परागण कराए। अब परागण क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। तो मेंडल ने क्या किए, मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच परागण कराए। इसे मेंडल का प्रयोग कहते हैं। यहां पर क्या लिखिएगा, कहते, इस प्रकार से लिखिएगा, कहते। बात समझ में आया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल का प्रयोग कहते हैं। क्लियर है, यहां तक दिक्कत नहीं है। मेंडल जी ने क्या किए, मटर के 2 पौधे लिए, एक बोना पौधा लिया जिसे स्मॉल टी से दिखाया, एक लंबा पौधा लिया जिसे कैपिटल टी से दिखाया, और मेंडल जी ने क्या किए, मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच परागण कराए, और इसे को हम लोग मेंडल का प्रयोग कहते हैं। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है। इसके लिए सर्वप्रथम मेंडल ने बोने पौधे के फूलों को खोलकर उनके सारे पुंकेसर हटा दिए, तथा एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्रों पर गिरा दिया। मेंडल जी ने क्या किया, सर्वप्रथम एक बोने पौधे के फूलों को खोला, ठीक है, और खोलकर उनके सारे पुंकेसर हटा दिए। जितने भी पुंकेसर है सारे के सारे पुंकेसर हटा दिए। पुंकेसर अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए इस फूल में आप देख सकते हैं पुंकेसर कौन वाला है। देखिए पुंकेसर ये जो है ना, ये मतलब ये परागकोश और ये तंतु को मिलाकर हम लोग पुंकेसर कहते हैं। तो जो पुंकेसर होता है फूल में, उस पुंकेसर को हटा दिया। क्लियर है, पुंकेसर को हटा दिए, तथा जो बोना पौधे का जो फूल है उनके सारे पुंकेसर को हटा दिए। फिर क्या करते हैं, एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिए। और एक लंबा पौधा का जो फूल है उसको लेता है, उसको खोलता है, उनके परागकणों को निकालता है और बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा देता है। समझ में आया कि नहीं आया। आप फिर से एक बार इस चीज को समझिए। देखिए लैंग्वेज से ही आप समझ पाएंगे। क्या है कि मेंडल ने बोने पौधे के फूलों को खोलकर उनके सारे पुंकेसर हटा दिए। मेंडल जी ने क्या किए, बोने पौधे का जो फूल था उस फूल को लिया और उसके सारे पुंकेसर को हटा दिए, तथा एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर, ठीक है, और एक लंबा पौधा का जो फूल था उसको लिया, उनके सारे परागकणों को निकाला, और निकालने के बाद बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। और जो भी परागकण थे उसको क्या किया, बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। यानी ये क्या करा रहे हैं यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया, जब परागकणों को जब वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो मेंडल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, परागण ही तो करा रहे हैं। जो लंबे पौधे हैं और बोने पौधे हैं उनके बीच क्या करा रहे हैं, परागण करा रहे हैं। तो क्या किए, वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। ठीक है, इनमें प्राप्त बीजों से मेंडल ने पौधे उगाए जिन्हें जनक पीढ़ी पी कहते हैं। समझ में आया। जब इस प्रकार का काम किए, मतलब जब यहाँ पर जो बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर जब गिरा दिया परागकणों को, तो उनसे जो भी बीज प्राप्त हुआ, मेंडल जी ने उस बीज से क्या किए, पौधे उगाए, जिन्हें हम लोग कहते हैं जनक पीढ़ी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जनक पीढ़ी कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए आगे क्या होता है। जनक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त बीजों से
फिर पौधा उगाए। ठीक है, अब जनक पीढ़ी का जो पौधा था, अब उससे जो बीज प्राप्त हुआ, उस प्राप्त बीज से क्या करता है, फिर पौधा उगाता है, जिन्हें हम लोग प्रथम संतति F1 कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम संतति या फिर F1 कहते हैं। इन पौधों में सभी पौधे लंबे थे, और ये जो प्रथम संतति वाला है ना, यहाँ पर जितना भी पौधा हुआ था, सारा का सारा पौधा हमारा क्या था, लंबा पौधा ही था। ठीक है, इन पौधों से प्राप्त बीजों से फिर पौधा उगाए। अभी जो प्रथम संतति में जितना भी हमको लंबा पौधा मिला, यहां से क्या किया, बीज प्राप्त किया, और इस बीज से फिर पौधा उगाया, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें कहते हैं द्वितीय संतति। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय संतति या फिर F2 कहते हैं। इन पौधों में 4 में से 3 पौधा लंबा तथा लंबा था एवं एक पौधा बौना था। और यहां से 4 पौधा प्राप्त हुआ, और 4 में से 3 पौधा हमारा लंबा था और एक पौधा क्या था, बौना था। तो आप देखिए, पहले हमारे पास लंबा और बौना पौधा था। जो प्रथम संतति हुआ वहां पर सारा का सारा लंबा हुआ। द्वितीय संतति में क्या होता है, हमको यहाँ पर बौना पौधा भी मिला और लंबा पौधा भी मिला। इससे क्या पता चलता है, इससे मेंडल को पता चला कि आनुवंशिक गुण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप देखे होंगे आपके गांव में, शहर में, आस पड़ोस में, मान के चलिए कोई एक फैमिली है, मतलब कोई एक परिवार है। अगर उस परिवार में अगर थोड़ा गुठा गुठा आदमी, जो बौना बौना आदमी होता है, अगर बौना आदमी अगर है तो देखिएगा कि उसके परिवार में अधिकतर जो भी आदमी होता है ना, जो भी जन्म लेता है बच्चा, जो भी हो, तो सब क्या होता है, बौना बौना ही होता है। ठीक है, और आप ऐसे भी फैमिली देखे होंगे जिस घर में लंबा लंबा आदमी है, तो उस घर में जो भी बच्चे होते हैं ना, अधिकतर लंबा लंबा ही होते हैं। तो यही क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। मतलब ये अपना जो वंश है, वंश के साथ साथ ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलते रहता है। बात समझ में आया? तो इससे क्या मेंडल को पता चला कि आनुवंशिक गुण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो मैंने आपको अभी बात बताया वही यहाँ पर भी कह रहा है। फिर आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए, इस प्रयोग में लंबेपन का गुण पहले एवं प्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है। सबसे पहले लंबा पौधा हमको प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर है? जबकि बोनेपन का गुण बाद में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, और ये जो चीज है, इस चीज को अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इस चीज को समझिए कि क्या कंसेप्ट यहां पर हुआ था। ठीक है, तो मेंडल जी ने क्या किया, सबसे पहले 2 प्रकार का मटर का पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, और एक बौना पौधा लिया। ये जो आप बड़ा बड़ा टी देख रहे हैं, ये हमारा क्या था, लंबा पौधा था। तो ये हमारे क्या है, लंबा पौधा है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, बौना पौधा है। ये हमारा छोटा टी जो है, ये क्या है, बौना पौधा है, बौना पौधा। यहां पर क्या किया गया था, परागण कराया गया था। अब देखिए, अब ये जो है, ये लंबा पौधा और ये बौना पौधा, यहां से जो बीज प्राप्त हुआ था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी पी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो परागण हुआ, इस परागण के कारण यहां पर हमारी जो जनक पीढ़ी है, यहां से जो बीज प्राप्त होता है, यहां से फिर से पौधा उगाया जाता है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहां पर जितना भी पौधा होता है, सारा का सारा पौधा हमारा क्या होता है, लंबा होता है। किस प्रकार से देखिए, ये जो आप टी देख पा रहे हैं, ये टी क्या करता है, इस टी के साथ मिलकर टी और टी बनाता है। ठीक है, अब ये टी जो होगा, एक बार इसके साथ मिलेगा और यहां पर भी क्या बनाएगा, टी और टी बनाएगा। अब ठीक है, मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ये जो टी है, अब इस टी से मिल जाता है, ठीक है, और यहां पर भी टी और टी ही बनाता है। और ये जो टी है, फिर से और एक बार इसके साथ करता है और यहां पर भी टी और टी ही बनता है। तो ये जो टी है, टी है, ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, सभी के सभी लंबे पौधे होते हैं। यहां पर क्या होता है, सभी पौधे लंबे हैं। मतलब यहां पर जितना भी पौधा है ना, सारा का सारा हमारा लंबे हैं। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रथम संतति। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम संतति, जिसे हम लोग F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1। क्लियर है बात? अब देखिए, यहां पर देखिए, सारा का सारा पौधा हमारा क्या लंबा है, यानी यहां पर ये जो टी है ना, ये टी क्या है, प्रभावी है। टी प्रभावी लक्षण है। बात समझ में आया? क्लियर है बात यहां तक? अब क्या होता है आगे,
यहाँ पर ये जो प्रथम संतति है, प्रथम संतति से जो भी पौधा है यहाँ से फिर से बीज प्राप्त करते हैं और बीज प्राप्त करने के बाद फिर से पौधे रोपते हैं और पौधे रोपने के बाद 4 पौधा वहाँ से होता है और 4 में से 3 पौधा लंबा प्राप्त होता है और एक हमारा बोना पौधा प्राप्त होता है। इसी से मेंडल को पता चलता है कि जो ये आनुवंशिक गुण है ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या होगा देखिए, ये जो प्रथम संतति है, प्रथम संतति में सारा का सारा पौधा हमारा क्या है, टी, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो यहाँ से जो बीज भी हमको मिलेगा ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी टाइप का ही बीज मिलेगा। तो देखिए आगे यहाँ पर ये जो हो रहा है, ठीक है, हमने क्या लिया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो देखिए अब ये टी क्या करेगा, इस टी के साथ टी और टी बनाएगा, कैपिटल टी बनाएगा। क्लियर है? फिर से ये जो टी है इस स्मॉल टी के साथ क्या बनाएगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बनाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है इस टी के साथ मिलाकर क्या बनाएगा, एक टी और एक टी बनाएगा। और ये जो टी है इस टी के साथ मिलकर क्या बनाएगा, दोनों स्मॉल टी बनाएगा। बात समझ में आया? और देखिए अब यहाँ पर अब ये जो हमें मिला ना, ये सबको हम लोग बोलते हैं द्वितीय संतति। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, द्वितीय संतति बोलेंगे, द्वितीय संतति। एक सेकंड अच्छे तरीके से लिख देता हूं मैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय संतति कहेंगे, जिसे हम लोग F2 कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक जो पौधा है मेरे पास, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब हमारा सारा का सारा लंबा पौधा है। क्या है, लंबा पौधा है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर ये लंबा पौधा है तो यहाँ पर किसका प्रभाव है, टी का प्रभाव है। कौन टी का, तो कैपिटल टी। तो यहाँ पर क्या है, टी प्रभावी लक्षण है। क्या है, टी प्रभावी लक्षण है। और अगर यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो ये जो स्मॉल टी होता है ये अप्रभावी होता है। अब अगर ये तो प्रभावी हो गया तो यहाँ पर जो स्मॉल टी है ये क्या होगा, अप्रभावी होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दो ठो है ना, टी और टी, ये क्या है हमारा, ये हमारा बोना पौधा है। ये क्या है, हमारा बोना पौधा है। और अगर ये बोना पौधा है, देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है, यानी यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या है, टी प्रभावी लक्षण होगा। टी प्रभावी लक्षण है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बस यही यहाँ पर कंसेप्ट ही है, यही कंसेप्ट है और यही चीज को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि स्मॉल टी बोना पौधा है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में टी प्रभावी लक्षण है तथा ये जो स्मॉल टी है ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। क्लियर है? तो जो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का मात्र आपको यहाँ पर एक ही यही वाला आंसर लिखना है। सारा का सारा कंसेप्ट आपका सिंपल है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फटाफट एकदम फिर से एक बार आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, मेंडल क्या करते हैं, मटर के 2 पौधों पर अपना प्रयोग करते हैं। मेंडल जी क्या करते हैं, मटर का एक बोना पौधा लेता है जिसे हम लोग स्मॉल टी से दिखाते हैं, मतलब सूचित करते हैं। और मेंडल जी एक लंबा पौधा लेते हैं जिसे टी से दिखाते हैं, मतलब कैपिटल टी से। और ये मेंडल क्या करते हैं, मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच परागण कराते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, मेंडल ने बोने पौधे के फूलों को खोलकर उनके सारे पुंकेसर हटा देते हैं तथा एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बोने पौधे के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। ठीक है, इनमें प्राप्त बीजों से मेंडल ने पौधे उगाए जिन्हें जनक पीढ़ी पी कहते हैं। आगे देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो जनक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त बीजों से फिर पौधा उगाए जिन्हें प्रथम संतति F1 कहते हैं। इन पौधों में सभी पौधे लंबे थे। इन पौधों से प्राप्त बीजों से फिर पौधा उगाए जिन्हें द्वितीय संतति F2 कहते हैं। इन पौधों में 4 में से 3 पौधा लंबा था एवं 1 पौधा बौना था। इससे मेंडल को पता चला कि आनुवंशिक गुण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। क्लियर है? और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देना है, बस आपका आंसर कंप्लीट। इस प्रयोग में लंबेपन का गुण पहले एवं प्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, जबकि बोनेपन का गुण बाद में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि स्मॉल टी बोना पौधा है।
कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में टी प्रभावी लक्षण है तथा स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। फिर आपको क्या करना, आगे आपको इस चित्र को एक ठो बना देना है और फिर आपको इस चित्र को बना देना है। तो बस आप अगर इस प्रकार से कर देते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दें। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग क्या है, ए है। वो क्या करता है, एक स्त्री से शादी करता है और जो स्त्री से शादी करता है उसका रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। ठीक है, अब इन दोनों का एक पुत्री, मतलब इनका एक पुत्री होता है। ठीक है, अभी जो पुत्री है इसका रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये जो ए है या फिर ओ है कौन वाला हमारा प्रभावी लक्षण है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रथम संतति होता है ना उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पुत्री हुआ है, मतलब ये जो पुरुष या फिर स्त्री का ये जो पुत्री है इसका रुधिर वर्ग क्या है हमारे पास, ओ है। ओ है मतलब ये जो ओ है ना यही हमारा प्रभावी लक्षण है, क्योंकि हमारा प्रथम संतति है। मैंने आपको अभी बताया जो प्रथम संतति F1 होता है उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रुधिर वर्ग ओ प्रभावी लक्षण है, क्योंकि रुधिर वर्ग ओ का लक्षण पहली संतति में ही दिखाई पड़ जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मतलब देखिए हमें बताना है कि लिंग निर्धारण क्या है और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मतलब अथवा देके सिद्ध करें कि बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर, पहला बात लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है इस चीज को पहले समझिए। किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब कोई भी बच्चा है जब जन्म से पूर्व यानी किसी भी शिशु के जन्म से पूर्व यह पता लगाना कि वह लड़का है या फिर लड़की है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। आप नर मादा के जगह पे लड़का लड़की भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके लड़का अथवा लड़की होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है देखिए। पिता में XY और माता में XX गुणसूत्र होते हैं। जो बाप होता है ना, मतलब पिता जो होते हैं उनका गुणसूत्र क्या होता है, XY होता है और माता का गुणसूत्र XX होता है। इसमें पिता द्वारा दिया गया Y गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करता है और पिता पक्ष से जो हमें Y गुणसूत्र मिलता है इसी के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। जब पिता पक्ष से X गुणसूत्र सम्मिलित होता है तो लड़की जन्म लेती है और जब पिता पक्ष से Y गुणसूत्र सम्मिलित होता है तब लड़का जन्म लेता है। इस चीज को मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं इस चित्र, इसको आप देखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो पिता होते हैं पिता के पास XY गुणसूत्र होते हैं और माता के पास XX गुणसूत्र होते हैं। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर पिता पक्ष से हमें क्या मिले, X गुणसूत्र मिले, तो ये X क्या करेगा, इस X से मिलकर XX बनाएगा। ये X क्या करेगा, इस X से भी मिलकर क्या बनाएगा, XX ही बनाएगा। तो XX होने का मतलब क्या है कि यह लड़की जन्म लेगी। क्या जन्म लेगी, लड़की। बात समझ में आ रहा है, लड़की। क्लियर है? अब देखिए यहां पर और समझिए अच्छे तरीके से। अगर पिता पक्ष से में Y गुणसूत्र मिल जाएगा तो ये Y और ये X मिलकर क्या बनाएगा, XY बनाएगा। और ये Y या फिर ये जो X है ये मिलकर क्या बनाएगा, XY बनेगा। यानी हमारा लड़का जन्म लेगा इस केस में।
क्लियर है बात। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर होता है और इसी प्रकार से बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि ये जो लिंग निर्धारण किया जाता है ना, जन्म से पूर्व किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण करना ये सरासर नाइंसाफी है, मतलब ये अपराध है। आप देखे होंगे भ्रूण हत्या किया जाता है, ठीक है। तो भ्रूण हत्या बहुत ही अपराध का काम है। मतलब भ्रूण क्या होता है, देखिए आप चीज को समझिए। मतलब जब कोई भी शिशु पेट में रहता है, मतलब माँ के पेट में रहता है, उस टाइम क्या होता है, जब उसका लिंग का परीक्षण किया जाता है तो ये एक गलत काम है, ये एक अपराधी वाला काम है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो इस चीज को हमने पढ़ा। अगर पिता पक्ष से हमें X मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा, और अगर पिता पक्ष से Y गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का का जन्म होगा। क्योंकि माँ के पास तो क्या है, देखिए माँ के पास तो XX ही है, माँ के पास तो XX ही है। अगर पिता पक्ष से भी X ही मिलता तो XX और XX का निर्माण होगा, लेकिन अगर पिता पक्ष से Y मिल जाता है तो XY और XY का निर्माण होगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझना है। क्लियर है बात। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर आप इस चित्र को बना लीजिए, सिंपल सा चित्र है, कोई टेंशन वाली चित्र नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।